प्रणाम सभी भैया बहनों को। देख रहे हम निम्न व्यक्तियों की आय को दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो व्यक्तियों की आय दी हुई है यहाँ पर। ए व्यक्ति है, उसकी आय कितनी है 50। बी व्यक्ति की आय है 100। सी व्यक्ति की आय 200। डी व्यक्ति की आय 300 और ई व्यक्ति की आय 400। इस प्रकार से 5 व्यक्तियों की आय दी हुई है। इसको दंड चित्र द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो पैमाना वही मानेंगे हम 1 सेंटीमीटर बराबर से 50। 1 सेंटीमीटर बराबर से 50। तो अधिकतम कितनी आय है 400। तो 400 के लिए कितने सेंटीमीटर लगेगा ग्राफ? वाई अक्ष पर 8 सेंटीमीटर। तो ये चले हम 1 सेंटीमीटर से 50, 2 सेंटीमीटर से 100, 3 सेंटीमीटर बराबर से 150, 4 सेंटीमीटर बराबर से 200, 5 सेंटीमीटर बराबर से 250, 6 सेंटीमीटर बराबर से 300, 7 सेंटीमीटर बराबर से 350 और 4 सेंटीमीटर बराबरी से 400 बन जाएगा ना। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे हैं। जो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी थी उसके पीछे के ग्राफ पेपर होंगे घर पे, या तो फिर पुरानी प्रैक्टिकल कॉपी हेमराज भैया से प्राप्त करके उसके पीछे में बहुत से ग्राफ पेपर है, उस पर बनाना है अपने को। या ग्राफ कॉपी ले लो एक, है ना। तो 1 सेंटीमीटर से क्या करना है हमें? अधिकतम जो संख्या आए, है ना, उसमें भाग दे देना है हमें 10 का। तो 10 का भाग देने पर समझ में आ जाएगा कि कितने सेंटीमीटर लगेंगे। इसी प्रकार व्यक्ति भी है, तो जितने व्यक्ति है उतने व्यक्तियों के 1-1 सेंटीमीटर के आधार पर इस प्रकार से हम बना लेंगे ग्राफ। तो ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी, डी, ई इसको दिखा दिया है हमने एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर क्या दिखा दिया है? आय। 1 सेंटीमीटर वाले से पैमाना माना अपन ने 50। 1 सेंटीमीटर वाले से 50। तो ए व्यक्ति की आय दर्शा दी हमने 1 सेंटीमीटर वाले से 50। बी व्यक्ति की आय 100 है तो 100 पर दिखा दिया हमने। सी व्यक्ति की आय 200 तो ये 200 पे दंड दे दिया। डी व्यक्ति की आय 300 रुपये तो 300 दिखा दिया। और ई व्यक्ति की आय 400। सरल है, कोई भी आय ये नंबर जाना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को साधारण दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो निम्न छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों को साधारण दंड चित्र के आधार पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे? छात्र ए बराबरी से अंक है 500। ए को कितने मिले? 500। बी को मिले 450। सी को 400। डी को 350। ई को 300। एफ को मिले हैं 200 अंक। तो अधिकतम कितने हैं? 500 हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम? 10 का भाग देंगे। तो अधिकतम 500 दिया हुआ है, पैमाना मान लेंगे हम 1 सेंटीमीटर से 100। 2 सेंटीमीटर वाले से 200, 300, 400, 500 और 600। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से वो एक्स अक्ष पर हमने क्या दर्शा दिए है? छात्र। तो इसी प्रकार से वही पैमाना लिया हमने और बीचों बीच में बिंदी लगा दी, उसके दोनों तरफ बराबर नाप करके दंड बना दिए बराबर हैं। तो ए छात्र, बी, सी, डी, ई, एफ। अब इसको दंड बना देंगे। ए छात्र ने 500 नंबर लिए है तो दंड से दिख जा रहा है। बी छात्र ने 450 नंबर लिए है तो यहाँ हम 400 और 50 और बढ़ेंगे तो 450 अंक लिए दर्शा दिए हमने 450। फिर सी छात्र ने 450। सी छात्र ने कितने अंक लिए हैं? 400 तो 400 दर्शा दिए। डी छात्र ने 300 तो ये डी छात्र के 300 अंक दर्शा दिए।
सॉरी फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। ए छात्र ने लिए, ए कितने लिए, ए ने 500 तो 500 दिखा दिए। बी ने लिए 450 तो ये 450 दिखा दिए। सी ने 400 तो ये 400। डी ने 350 तो ये 350 दिखा दिए हमने अंक। और अब डी छात्र ने 350 अंक, 350 अंक और ई छात्र ने लिए 300 अंक। ई छात्र ने 300 तो ये ई छात्र के 300 और एफ छात्र के ये दिखा दिए हमने, एफ छात्र के 250 अंक सरल दंड चित्र के द्वारा। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, एक आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक है। आदर्श प्रश्नावली में कौन कौन से गुण आवश्यक है। तो उत्तर, एक अच्छी प्रश्नावली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। पहला, प्रश्न छोटे और स्पष्ट हो। किसी से भी अगर हम मौखिक रूप से जनगणना की जानकारी लेने के लिए जाते हैं तो प्रश्न कैसे पूछेंगे, छोटे और स्पष्ट। परिवार की जानकारी लेना है तो एक शब्द में, कम से कम शब्द में कितने व्यक्ति हैं, है ना, परिवार में कितने व्यक्ति हैं। तो उत्तर आया कि 8 व्यक्ति हैं, है ना। प्रश्न छोटे और स्पष्ट हो। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न इस प्रकार के हो जिनके संक्षिप्त उत्तर दिए जा सके, अर्थात उत्तरों में न और हाँ, छोटे वाक्यांश या संख्याओं का प्रयोग हो सके, यानी उसके कोई विकल्प ही नहीं हो ऐसा। यानी पहले से ही उस घर के बारे में जानकारी किसी रजिस्टर में मिल जाती है। हम इतने ही पूछेंगे कि क्या घर में 8 सदस्य है, तो हाँ, और वो कम हुए ना, ठीक, हाँ या ना में कोई अविश्वास पूर्ण उत्तर मिलने की अपेक्षा न हो, ऐसा प्रश्न पूछे। दूसरा, सीमित प्रश्न। प्रश्नावली का आकार उचित होना चाहिए। प्रश्नावली जो तैयार करेंगे हम, उसका आकार कैसा होना चाहिए, सीमित और यथासंभव सीमित प्रश्न रखे जाने चाहिए। यदि अनावश्यक और अधिक प्रश्न होंगे तो उसे भरने से अधिक समय लगेगा। अनावश्यक अगर प्रश्न होंगे तो भरने के लिए समय लगेगा और सूचना देने वाला लापरवाही या उदासीनता दिखा सकता है। ज़्यादा समय लेंगे उसका हम तो लापरवाही या उदासीनता दिखा देगा। इसलिए क्या करना चाहिए, चालाकी से, चतुराई से पहले से ही हम किसी प्रकार का प्रश्न ही नहीं बने, किसी प्रकार भ्रम न उसे हो। इसलिए कौन कौन से भ्रम पालेगा हमारे प्रश्नावली में, तो उनको सोच करके इस प्रकार से प्रश्न बनाए कि वह भ्रमित ही नहीं हो। तीसरा, उचित क्रम। प्रश्नावली का क्रम उचित होना चाहिए। प्रश्नावली में समस्त प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अगर हम जनसंख्या का आंकड़ा लेने के लिए जाएंगे तो पहले तो कितने सदस्य हैं, दूसरा महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उसको सीधा जेंडर में डाल देंगे हम, क्योंकि वो भ्रम पालेगा, है ना। अगर हिंदी में पूछेंगे तो भ्रम पालेगा, है ना, तो सीधा मेल एंड फीमेल, उसमें कोई भ्रम ही नहीं है। फिर उसके बाद आयु, तो सीधी उनकी आयु, कोई भ्रम ही नहीं रहेगा, सीधे सीधे आयु में आ जाएंगे। फिर साक्षर और निरक्षर, तो साक्षरता का प्रतिशत आ जाएगा और निरक्षरता का आ जाएगा।
कौन कितना पढ़ा, तो उसमें तो आजकल सब साक्षर ही निकलेंगे, निरक्षर में 0। तो इस प्रकार से क्रम व्यवस्थित रूप से हो प्रश्नावली का। वर्जित प्रश्न, प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए जिनसे उत्तर देने वालों के आत्मसम्मान, व्यक्तिगत, धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस लगे, है ना। किसी की भी स्वतंत्रता या सम्मान का हमें आदर करना चाहिए। हम जो प्रश्नावली बना रहे हैं उस प्रश्नावली में किसी के भी आत्मसम्मान और व्यक्तिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं लगे, ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगर उत्तर दे रहे हैं और हम कहेंगे कि कम पढ़े लिखे हो, क्या सम्मान, उसके आत्मसम्मान ठेस पहुँचेगी, हैं। व्यक्तिगत भी किसी प्रकार की जानकारी, जगह हम गए जनगणना लेने के लिए और हम कहेंगे यार तुम्हारी छत क्यों टपक रही है, तुम्हारा कलर क्यों डाउन है घर का, तो तुम्हारे, तो किसी प्रकार के भी ऐसे माने जो है व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उसमें लेंगे। धार्मिकता पर भी कि तुम कौन से धर्म के हो, कितने किस किस को मानते हो, तो उसमें पूजा पाठ कौन सी करते हो, नहीं। सामाजिक भावनाओं को भी इस प्रकार से ठेस न पहुँचे कि कौन सी जाति के हो और कौन कौन से त्यौहार मनाते हो, कोई ऐसे प्रश्न नहीं, सामाजिक भावनाओं को ठेस नहीं लगना। फिर 5वां, यथार्थता की जांच। प्रश्नावली में कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाना चाहिए जिनमें उत्तरों की संख्या, सत्यता और सूचना देने वालों की विश्वसनीयता की जांच हो सके। पूर्व परीक्षण, प्रश्नावली का निर्माण करने के पश्चात एक बार कुछ सूचकों पर विभिन्न प्रश्नों का पहले ही परीक्षण कर लेना चाहिए जिससे कोई अशुद्धि या कमी होने पर आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्तन किया जा सके। धन्यवाद। आपको समझ में आ ही गया होगा। अगले पीडीएफ में हम पढ़ेंगे सारणी रचना के नियम। बताइए सारणी रचना के नियम। धन्यवाद।